Hello students, so welcome back to the part 3 of the making of nationalism in Europe. In today's video, we will be discussing the second topic of the rise of nationalism. That's what we have already done, जो हमने इस चैप्टर में किया है अभी तक. हमने फर्स्ट 2 पेजेस कर लिए थे इंट्रोडक्शन के साथ. सेकेंड हमने फर्स्ट टॉपिक भी हमने कल कर लिया था. So today we are going to cover the second topic, that is the making of nationalism in Europe. So इसको स्टार्ट करने से पहले I would like to share something. In the middle अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी की, उस टाइम पे there were no nation state. यूरोप में क्या था? Europe was not organized into nation state जैसे कि वो आज है. पहले ये ऐसा नहीं था. इंस्टेड ऑफ नेशन स्टेट, वहाँ पे नेशन स्टेट नहीं थे, पर नेशन स्टेट के अलावा बहुत कुछ था. इंस्टेड ऑफ नेशन स्टेट के अलावा वहाँ पे जो भी था, इंस्टेड ऑफ नेशन स्टेट देयर वर एम्पायर्स. Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers was their autonomous territory. देखो, जो जर्मनी का एरिया था, इटली का था, स्विट्ज़रलैंड का था, वो सारी किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स बचा था, जो कि अलग अलग किंग्स के हाथ में था, डचेस के हाथ में था, जिनके जो रूलर्स थे, जिनकी अपनी ही टेरिटरी थी. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप तो जो था, वहाँ पे राजा का राज था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की, किंग था वहाँ पे. Within that territory of which lived diverse people, जिनके टेरिटरीज के अंदर अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे. Is it clear? They do not see themselves as sharing collective identity or a common culture. अब एक किंग होता था, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी जगह है, अभी अलग अलग रीजन हैं, तो हर रीजन के अपने डायलेक्ट्स हैं, अपनी बातें हैं, अपनी सारी फोक स्टोरी. तो ये जो रीजन के जो लोग थे ना, ये अपने आप को एक देश का वासी नहीं समझते थे. दे वर लाइक कि ठीक है, ये हमारा किंग है, हम इसको मानते हैं, पर इन सब की अपनी ये दे वर नॉट शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर. इन सब के अपने अपने अलग अलग कल्चर्स थे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इवन दो इसके अलावा वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे. दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इनके अपना अपना एथनिक ग्रुप था. इज इट क्लियर? द हैब्सबर्ग एम्पायर ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of different region and people. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ये वन ऑफ द एम्पायर इन दैट डे, उस टाइम का एम्पायर था. जो कौन सा एरिया था इसके हाथ में? ऑस्ट्रिया हंगरी का. ऑस्ट्रिया हंगरी. और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पीपल, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे. देयर लिव डिफरेंट पीपल्स इन डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे. इसके अंदर अब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर देखो कौन कौन सा एम्पायर आता था, कौन कौन सा एरिया आता था. अल्पाइन रीजन आता था. इट इंक्लूड्स द अल्पाइन रीजन्स, Tyrol, Austria, Switzerland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. The Tyrol, Austria, और बोहेमिया, जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट थे, मतलब यहाँ के जो राजा थे, जितने भी बड़ी बड़ी नोबल फैमिली को लोग बिलोंग करते थे, ये दे स्पोक जर्मन. एक्चुअली वो जर्मन बोलते थे. इज इट क्लियर? इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लम्बार्डी एंड वेनेटा. ये
अलग अलग इसके अंदर अलग अलग और भी लोग आते थे, जिसमें इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस थे जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी। प्रोविंसेस ये कहाँ बोली जाती थी? दो रीजन है, लंबार्डी और वेनेटिया में। हंगरी में जो आज ज़्यादा पॉपुलेशन थी ये मग्यार बोलते थे, और जो बाकी अलग अलग तरीक़ा का डायलेक्ट बोलते थे। हंगरी में दो तरह के डायलेक्ट्स थे, दैट इज़ मग्यार और वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स थे, मतलब वो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे एज पर देयर रीजन। ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और ग्लेशिया में लोग क्या बोलते थे? पॉलिश बोलते थे। इसके अलावा बिसाइड दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप, और 3 ग्रुप्स थे जो कि डोमिनेंट थे, देयर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। वो इसी एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ। पीजेंट पीपल जो थे, जैसे बोहेमियंस हो गए, स्लोवाक्स, वो नॉर्थ में रहते थे। सोलिवियंस इन कैरिन्योला, क्रोट्स टू द साउथ, रोमन टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। ये अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग रीजन के लोग थे और अलग अलग जगहों के लोग थे। ये अलग अलग जगहों पे ही रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट। अब जब लोगों में इतने डिफरेंस थे, उनके रीजन में डिफरेंस था, देखो जी, उनके डायलेक्ट में, उनके बोलने की लैंग्वेज में फ़र्क था, उनकी यू कैन से दैट उनका A to Z सब कुछ अलग था। मतलब लोगों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। इतनी सारा कुछ होने के बाद, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद, उनके अंदर एक यू कैन से दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाना कि वो एक देश के निवासी हैं, वो एक बहुत मुश्किल काम था, और ऐसा उन्होंने किया। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। मतलब एम्परर बेसिकली इनको एक चीज़ बांटती थी कि ये सब को एम्परर से प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये सब एम्परर के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने सारे इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई। नेक्स्ट टॉपिक, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पे हम एरिस्टोक्रेसी की बात करेंगे, और अलग एक नई क्लास बनी थी, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। अगर सोशली देखा जाए, सोसाइटी वाइज देखा जाए, पॉलिटिकल वाइज देखा जाए, तो एरिस्टोक्रेसी तो जो थे मतलब ये जो रॉयल स्टैंडर्ड के लोग थे, वो एक डोमिनेंट क्लास थे। मतलब उनका ज़्यादा दबाव था बाकी लोगों पे। जो मेंबर थे इस क्लास के, वो इकट्ठे थे, यूनाइटेड, और इनका जीने का तरीका सेम था। दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, जिसकी वजह से उनको रीजनल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं था। दे ओन इनकी कंट्री साइड में उनके पास अपनी एस्टेट्स थी, इनके पास टाउन हाउसेस थे, ऑल्सो टाउन हाउसेस। वो फ्रेंच भी बोलते थे डिप्लोमेसी के पर्पस पे, और हाई सोसाइटी। इफ़ दे वांट टू शो दैट दे बिलोंग टू हाई क्लास, दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रेंच बेसिकली। द फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैन। और जो ये रॉयल एरिस्टोक्रेट्स थे, ये आपस में कैसे कनेक्टेड थे? थ्रू द वे ऑफ मैरिजेस। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। वैसे तो देखो, अगर नंबर वाइज बात की जाए तो ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे बेसिकली देवर इन माइनॉरिटी। इनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, बट फिर भी देवर डोमिनेटिंग। Is it clear? Was made up of the majority of the population was made up of peasantry. Minority में कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली, जिनकी पॉपुलेशन कम थी, और मेजॉरिटी में कौन थे? बेसिकली पीजेंट्स, सारे जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे। Is it clear?
टू द वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करें, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स, जो बहुत सारी जितनी भी लैंड थी, देखो बल्क ऑफ लैंड, उस पर कौन फार्मिंग करता था? टेनेंट्स, जो बेचारे पीजेंट्स है या स्मॉल ओनर्स। वाइल इन ईस्टर्न, ये तो होगी तुम वेस्ट वाली साइड, और ईस्ट वाली साइड यहाँ पे सर्व्स थे, बंधुआ मजदूर बेसिकली। यहाँ पे जो लैंड कल्टीवेट, जो एस्टेट थे बेसिकली, ईस्ट में एस्टेट्स थे जो कि कौन कल्टीवेट कर रहा था? सर्व्स, बंधुआ मजदूर। और वेस्ट में जितनी भी लैंड थी किसके हाथ में थी? टेनेंट्स के हाथ में और स्मॉल ओनर्स के हाथ में। इज इट क्लियर? इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, अगर सेंट्रल यूरोप की बात करें, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई जिसकी वजह से टाउन्स की ग्रोथ होने शुरू हुई, क्योंकि देखो किसी भी जगह की, कोई भी जगह कैसे डेवलप होती है? जब वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो काफ़ी लोग यहाँ काम करने आएंगे, वर्कर्स आएंगे। अब वर्कर्स आएंगे तो ये दूर तो रह नहीं सकते, अपने घर दूर तो बना नहीं सकते, उनको मुश्किल आएगी। तो व्हाट दे डिड, ये इंडस्ट्री के आसपास ही अपना घर सेटअप करते, तो यहाँ पे सारी मार्केट सेटअप, सब कुछ इंडस्ट्री के आसपास होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल, जिसकी वजह से एक नई कमर्शियल क्लास आगे आई, वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, जिसकी एग्जिस्टेंस कैसे ही प्रोडक्शन की बेसिस पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ था 18th सेंचुरी का, तब वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट इन फ्रांस, बट फ्रांस में ये कहाँ पे शुरू हुआ था? बेसिकली ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था, इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड की बात करें, पर फ्रांस में क्या था? फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन से इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, फ्रांस में और कुछ जर्मन के पार्ट्स में, ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से एक न्यू सोशल क्लास बनी, जिसकी वजह से एक न्यू मिडिल क्लास सामने आई, जिसके अंदर क्या कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, नेक्स्ट है बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये लोग थे। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर, बट सेंट्रल और ईस्टर्न वाली साइड पे इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडिया, और इन्हीं के लोगों जो इनमें से एजुकेटेड थे, लिबरल थे, और ये सब मिडिल क्लास तो ऑलरेडी थे ही थे, इन्होंने आवाज़ उठाई बेसिकली, जिसकी वजह से जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी थी और वो एरिस्टोक्रेसी की पावर को अबॉलिश करना चाहते थे, जिनकी वजह से पॉपुलैरिटी आई। ये दो टॉपिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इनमें। सो टुमारो वी विल गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक 2.2, व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। क्योंकि हम आज आगे करेंगे तो यू विल गॉट कन्फ्यूज, इतने में कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कमेंट एनी टाइम एंड आस्क। हमने 2.1 तक सारा चैप्टर अभी तक कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पेजेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ऑलमोस्ट 6.5 वी हैव कवर्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट एनी टाइम, यू कैन आस्क, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ योर डाउट सेशन अगर कोई प्रॉब्लम होगी। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and
share as much as you can, so that I can get that motivation to post reels on daily basis. Thank you so much. Good night and take care, everyone.